ओके, सो लैटिस एंथैल्पी दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी होती है या वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको आप अगर 1 मोल ऑफ सॉल्ट को दे दो तो वो उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। It gets converted into gaseous ions. ओके, तो यही डिफरेंस था आयोनाइजेशन सॉरी क्या कह रहा हूं, एटोमाइजेशन एंथैल्पी में और लैटिस एंथैल्पी में। वहां पर क्या बन जाता था एटोमाइजेशन एंथैल्पी में? गैसियस एटम्स। गैसियस एटम। वो गैस, हाँ वो एटम बन जाता था। मतलब AB सॉल्ट है, अगर मैंने उस पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे दिया तो वो सिंपली A गैस और B गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई प्लस माइनस नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, ये डिफरेंस है दोनों में। और क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसीलिए जो लैटिस एंथैल्पी है डेल्टा एच लैटिस, ये पॉजिटिव होता है, मींस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। लेकिन उससे मुझे कन्वर्ट करना है एक्वस आयंस में, तो यहां पर जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, वही जो ऊपर था हाइड्रेशन। इसको भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब डेफिनेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, बस ये कर रहे हैं इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water. Amount of heat released when 1 mole of gaseous ion is dissolved in water. और क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होता है इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, मींस डेल्टा एच हाइड्रेशन इज नेगेटिव। तो इसीलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आप देखो ऊपर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट कि द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सिंगल स्टेप था, जो सीधा सीधा आपका लेफ्ट टू राइट हो गया था, दैट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंड क्योंकि लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होता है,
इसलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। इसलिए देखिए हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज लिखा था, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो गया तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा सोल्यूशन का, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हो गया तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप जब पढ़ोगे तो आपको इतना सब मतलब रीडिंग के लिए तो पढ़ना, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ये दो मेन डेफिनेशन, दोनों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या था, जहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट थे उनके लिए क्या था कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जो उसको एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बनाने में गया, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। और जिन सॉल्ट्स में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है उनका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करके रख लो, मतलब अगर जरूरत पड़े तो तभी। अगर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रख लेना। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कभी किसी गैस का डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। ये सब बुक में नहीं लिखा होता है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी गैस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना तो वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। हाँ एक सेकंड। हाँ, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। अच्छा, सेकेंड चीज क्या हो क्या रहा है? है ना? अच्छा, आपको सुनाई दे रहा था जो मैं बोल रहा था? हेलो? यस वॉइस सर। कट रही है सर। वो लिखा हुआ आ रहा था। यस सर, यस सर, वो आ रहा था। don't have permission to write it, फिर से बंद हो जाएगा। आउट ऑफ डिस्क क्यों लिख रहा है? एक सेकंड। बट एरर मैसेज आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं।
जब एक क्लास में बैठता हूँ तभी ये प्रॉब्लम है। अब इसका नया नाटक चालू हो गया, डिस्क स्पेस नहीं पता नहीं इसमें कब डिस्प्ले होता है, पता नहीं होता। ये क्या हो गया? एक सेकंड। बहुत करना है। हमारा शायद तो मतलब हो जाएगा। मुझे लगता है ये फाइल ना कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है परमानेंट।
केमिस्ट्री को अलग अलग करना चाहिए। आप दिख रहा है सबको? आप दिख यस रहा है सर, ना सभी को? यस सर आ रहा है। हाँ सभी पता नहीं क्या हो गया। ओके, तो पहला जैसे मैं नोट बता रहा था आपको कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी कोई गैस डिसॉल्व होता है ना, तो ऑलवेज हीट इज रिलीज्ड। एक और भी है, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब क्या? हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या मतलब होता है? जिनमें वाटर होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट 7 वाटर। ओके, तो ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इनका डिसोल्यूशन हमेशा एंडोथर्मिक। ये भी एक फिक्स चीज होती है। ये तो एडिशनल पॉइंट है, कोई बुक में लिखा नहीं होता है, बट ये दोनों है। ठीक, तो हमारा इससे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होगी। तो आज जो बाकी छोटे मोटे जितने भी एंथैल्पीज है, मैं उनको खत्म कर दे रहा हूँ। आपके मेन एंथैल्पीज जितने भी है वो सारे हो चुके हैं। आपका मेन होता है फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड सॉल्यूशन। इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, यही 5 एंथैल्पी से। बाकी जो छोटे मोटे एंथैल्पी हैं, दे आर छठा है, ये होते हैं, इनको एक ही कैटेगरी में हम रखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं है, सिंपल है ये। और भी तो जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने एंट्रोपी में वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, याद है? डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन, जैसा पढ़ा था। यहाँ पर भी वही है। तो ये क्या होता है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहला आएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस डेफिनेशन है, एक एक लाइन का लिख लो कि amount of heat required, amount of heat required to melt। बताया था मैंने, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है। टू मेल्ट 1 मोल सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में ले जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंबल इसका होता है डेल्टा एच फ्यूजन।
अच्छा तो यहीं पर बता दीजिए, लिख लो डेफिनेशन पहले, लिखने के बाद बताओ कि ये किस तरह का प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक। उसी तरह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आप देखो ना बुक में सबसे पहले ये लिख दिया होता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम थिंग, देखिए अमाउंट ऑफ heat required to vaporize 1 mole liquid to gas, लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए, और फिर से वही 1 मोल। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी जो है ये भी एंडोथर्मिक होता है। And last is your enthalpy of sublimation. तो सब्लिमेशन में तो वही सेम चीज लिखेंगे, तो sublime 1 mole solid to gas। अच्छा लेकिन ये जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये भी एंडोथर्मिक है, ऐसा नहीं है, बट देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा सब्लिमेशन में कौन किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड टू गैस। सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। क्या बीच में नहीं बनता है? वाटर, लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब देखो फ्यूजन में आप सॉलिड को लिक्विड में ले जाते हो, और वेपराइजेशन में आप लिक्विड को गैस में ले जाते हो। तो क्या अगर मैं ये दोनों एनर्जी एक साथ दे दूं तो क्या डायरेक्टली सॉलिड गैस में चला जाएगा? यस सर। So enthalpy of sublimation is nothing but fusion plus vaporization. ये काफी सुंदर सा रिलेशन निकल कर आता है।
तो ये हो गए आपके सारे एंथैल्पी, आपका सारा एंथैल्पी जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने कहा और दो चीज बचा हुआ है, एक तो आज मैं कर ही दूंगा, देखते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं हुआ तो मान देखो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। दो चीज और से बचे, मतलब आपका एंथैल्पी खत्म हुआ, बेसिकली आपका जो थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर वो भी खत्म होता है, लेकिन दो चीज हैं अभी भी, क्योंकि हमने उसको केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस नहीं किया था, थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करना जरूरी है। पहला चीज जो है वो है हेसेस लॉ। दिस इज नॉट एनी एंथैल्पी, ये एक लॉ है, हेसेस लॉ। हेसेस लॉ और दूसरा है आपका बॉर्न हेबर साइकिल। ये दो वर्ड्स डिस्कस करना हमारा बचा है तो खत्म हो जाएगा। तो हेसेस लॉ क्या है? देखो आपने ऑलरेडी हेसेस लॉ कर लिया है, मे भी आपने उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के दौरान या सारे ये जो एंथैल्पी हम डिस्कस कर रहे थे इसके दौरान हमने हेसेस लॉ कर लिया। हमने हेसेस लॉ कहाँ किया है पता है? हमने हेसेस लॉ यहाँ पर किया, हमने हेसेस लॉ यहाँ पर भी किया। तो ये तीनों ही जगह पे हमने हेसेस लॉ लगाए। तो हेसेस लॉ क्या कहता है? हेसेस लॉ सेज दैट, ठीक है, मतलब अब देखो जहां पर भी हमने कुछ एनर्जीज का सम किया है ना, वहीं पर मैं उसको हेसेस लॉ कह रहा हूं। तो हेसेस लॉ क्या कहता है? हेसेस लॉ दैट द टोटल एंथैल्पी remains constant whether a reaction occurs in a single step or multiple steps. The total enthalpy remains constant whether a reaction occurs in a single step or multiple steps. ठीक है, लिखो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ फिर मैं समझाता हूँ क्या ना उसमें हुआ क्या है। पहले आप लिख कर बना लो, मैं बताता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, उसका बनाना है। हाँ देखना सब
कहने से दिखाई दे रहा है सबको, समझ दे रहा है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, देखो तो देखिए ये हेसेस लॉ जो है वो क्या कहता है? ओके, तो देखो हेसेस लॉ क्या कहता है कि देखो यहां पर आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस कौन सा है? योर सिंगल स्टेप प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी। योर सिंगल स्टेप प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी जाने के लिए जितना भी हीट चाहिए जो डेल्टा H1 है, अब देखो हम ए टू बी गए लेकिन एक और रास्ते से गए, है ना? मतलब ऐसा सोच लो कि टू डिफरेंट पाथ है। पहले मैं कहा गया? ए से सी गया, फिर कहा गया? सी से डी गया, और फिर कहा गए? डी टू बी गए। तो ए टू सी इज डेल्टा H2, मतलब इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा इस प्रोसेस का डेल्टा H2। सी टू डी का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज डेल्टा H3, और डी टू बी का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज डेल्टा H4। ओके, तो अब देखो हेसेस लॉ में हमने क्या लिखा? हेसेस लॉ सेज दैट कि द टोटल एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। Total enthalpy remains constant whether the reaction occurs in single step or multiple step। मतलब वो कह रहा है कि जो डेल्टा H A to B था ना, that will be equal to delta H of A to C, C to D and D to A। मतलब अल्टीमेटली देखो ना, D to B, सर अरे B होगा या नहीं? हेलो, यस सर। सर ये होगा। so that means I can write delta H1 equals to delta H2 plus 3 plus 4। This is called as Hess's law। और ऐसा भी ना सोचे कि हमेशा हेसेस लॉ में लगता है एडिशन ही होगा, है ना? ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ एंथैल्पी का सम ही होता है। कई बार आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। कैसे? अच्छा, ये तो एक चीज है। और दूसरी बार एक्चुअली वो आप यूज भी कर चुके हो। देखो वही चीज हेसेस ने भी कहा था कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि if a reaction is endothermic in forward direction, it will be exothermic कहां पर होगा एक्सोथर्मिक? In backward direction। If a reaction is endothermic in forward direction, then it will be exothermic in backward direction। तो देखो आप
तो देखिए अब बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स कैसे हेसेस लॉ के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कुछ नया नहीं होने वाला है, जो आपने एंथैल्पी पढ़ा है वही है, बस उसमें हम हेसेस लॉ लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सो कार्बन सॉलिड, अच्छा सॉलिड का मतलब वो ग्राफाइट ही है। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि सर ये गलत लिखा, वो ग्राफाइट ही। गिव CO, अच्छा एक सेकंड, हाँ ऐसा नहीं, O2 गिव CO2, तो इसका डेल्टा H ले जाओ -A। ठीक है, माइनस है किलो जूल पर मीटर, और CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 गैस, इसका डेल्टा H है -B। ठीक है, तो दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन आपको दिए गए हैं, दोनों का डेल्टा H आपको दे दिया गया है। पहले स्टेप का है -A और दूसरे स्टेप का है -B। और आपको पूछ क्या रहा है, आपको कह रहा है फाइंड या कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, CO का। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। देखिए कैसे हो, तो मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो कौन मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द रिएक्शन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। मुझे अगर CO का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए मैं क्या रिएक्शन लिखूंगा। व्हाट विल बी द रिएक्शन दैट आई विल फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। C plus half O2 plus CO। ये होगा, मतलब देखिए मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चाहिए, यही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अब देखो आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये जो पहले दो इक्वेशंस है ये तो आपको गिवन है, ये तो आपने खुद लिखा है गिवन। तो देखिए अब हेसेस लॉ यहां पर भी लगेगा, कैसे, तो आपको मतलब ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट बात वही है कि अब आपको करना क्या है, यू हैव टू अरेंज दीज टू इक्वेशन, मतलब ये जो दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं इन सच ए मैनर कि आपका ये फाइनल इक्वेशन बन जाए। फिर से कह रहा हूं, आपको पहले दो इक्वेशन जो आपको गिवन थे उनको आपको इस तरीके से रीअरेंज करना है, अरेंज करना है कि आपका ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आपका निकल कर आ जाए। तो पहला चीज नोट करिए, आपका जो कार्बन सॉलिड है, मतलब जो कार्बन ग्राफाइड या कार्बन सॉलिड जो भी कहिए, ये आपका कहाँ होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। मतलब देखो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। तो अब बताओ क्या जो हमें इक्वेशंस गिवन है क्या वहां पर भी कार्बन जो है वो रिएक्टेंट साइड में है या नहीं है। यस सर है। कौन से इक्वेशन में है, फर्स्ट फर्स्ट में। C plus O2।
C+O2 gives CO2, देखते जाओ। तो इसमें जो मुझे कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था वो है, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच भी मैं लिखकर यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ, माइनस है। अच्छा, O2 भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए है, हालांकि स्टोइशियोमेट्री उसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो O2 की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक और चीज देखो, हमें बनाना है CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब देखो तीन ही तो चीज है ना, कार्बन, ऑक्सीजन और CO, ये तीनों ही है। तो CO मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो आप दोनों इक्वेशन को देखकर बताइए CO कौन से इक्वेशन में है और कहां पर है। सेकंड इक्वेशन में। लेकिन किस साइड में है? रिएक्टेंट। लेकिन मुझे चाहिए कहां वो? तो प्रोडक्ट मुझे साइड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स जो आपका सेकंड इक्वेशन है आपको इसे उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा का क्या मतलब है कि यू विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स, उल्टा लिखना है, ठीक है, CO प्लस हाफ ऑफ O2। तो अब बताओ इसका डेल्टा एच कितना होगा? इसका डेल्टा एच कितना होगा? प्लस बी। वही चीज हेसस ने कहा था कि अगर रिएक्शन को पलटाओगे तो डेल्टा एच पलट जाएगा। तो अब देखो, तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो आप देखो आपका CO2 जो है वो कट जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स में है, और इधर O2 है इधर, और इधर हाफ O2 है, तो हाफ जाके उधर माइनस हो जाएगा ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो कार्बन सॉलिड जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, हाफ O2 को माइनस कर देंगे इधर लाकर, तो हाफ O2 बचेगा, गिव्स CO, ऐसा होगा। यस सर। और क्या यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन भी है? बिल्कुल। तो इसका डेल्टा एच कितना होगा? तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच, हमें तो इस रिएक्शन का जानना है ना। तो वही है, क्योंकि आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो उनका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपका डेल्टा एच कितना होगा? बी माइनस ए। ये माइनस किलो, ठीक है। So the delta H of this reaction will be B minus A किलोजूल। अगर किलो जूल में है तो होता था, किलो कैलोरी में होता था किलो कैलोरी, लेकिन आपका आंसर होगा B माइनस A। तो बताओ इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे? यस सर। एक क्वेश्चन फिर आपके लिए। ठीक है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इसका डेल्टा एच ले जाओ माइनस एक्स, और इसका डेल्टा एच माइनस वाई। ठीक है, आपको कह रहा है फाइंड
delta H formation of NO. कितना है? कितना है? मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए, कुछ नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? टॉक। तो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करना है NO का, तो मैं लिखूंगा NO को इस तरफ। तो ये किससे बनेगा? NO को बनाने के लिए मुझे चाहिए हाफ ऑफ N2 एंड हाफ ऑफ O2। अब मत बोलिए ना, जब पूछ रहा हूं उस वक्त नहीं बोलते हैं। अब मत बोलो, अब सुनो। तो मुझे N2 रिएक्टेंट साइड में चाहिए, लेकिन क्या मेरे पास N2 रिएक्टेंट साइड में है? हाँ है, फर्स्ट इक्वेशन। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि यहां पर N2 का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन मुझे बनाना है, उसमें N2 का कोएफिशिएंट हाफ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा तो N2 का कोएफिशिएंट जो है वो 1 रह जाएगा। लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे उसका कोएफिशिएंट हाफ चाहिए। तो मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1, मतलब पहला वाला मेरा इक्वेशन 1 है, बाई 2। तो देखो मैं क्या लिखूंगा उसको, हाफ ऑफ N2, इस O2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 2 by 2 1 गिव्स NO2। अच्छी बात है, लेकिन वो मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं, सब गैसेस हैं। लेकिन इसका डेल्टा H अब कितना होगा? अगेन, क्योंकि डेल्टा H एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है तो इसका डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। प्लस नहीं होगा, प्लस क्या मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, क्या प्लस होगा? हाफ हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम, मैं सेकंड इक्वेशन को भी अगर देखूं तो मुझे NO प्रोडक्ट साइड में चाहिए, क्योंकि मुझे उसी का फॉर्मेशन निकालना है। लेकिन यहां पर NO रिएक्टेंट साइड में है, मतलब एक चीज तो है कि मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज ये है कि मेरा NO का कोएफिशिएंट होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2 है। 2। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स भी करना पड़ेगा और हाफ भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? सो रिवर्सिंग
equation 2 and dividing by 2। तो रिवर्स भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। तो देखो ये हो जाएगा NO2, रिवर्स करके 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो NO का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 और O2 का क्या हो जाएगा हाफ। तो इसका डेल्टा H कितना होगा? अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे। y/2 ना ना, आप मत बताओ, छोड़ो, मैं समझ गया। So now if I add both the equation, क्लास में तो एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करें, पूरा लाइफ ही एंजॉय है। So if we add both the equation now, NO2 cancels, इधर हाफ O2 है, उधर 1 O2 है, तो हाफ उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन होगा हाफ इंटू हाफ O2 gives NO। एहसान थोड़ा अपना एहसान करके माइक बंद कर दो। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन। तो हमारा डेल्टा H कितना होगा, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, y/2 माइनस x/2, या फिर कोई लिख सकता है इसको y माइनस x/2। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ऐसा मत सोचें, मतलब ये तो गारंटी है कि ऐसा डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देख लो, अगर देखेंगे तो कर पाएंगे, नहीं देखेंगे तो फिर देखो क्या करते हो। हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कर दूंगा। इसका और इसका चाहिए, इसका these are 3 equations। चल, फाइंड डेल्टा H ऑफ for this reaction, find delta H of this reaction।
ठीक, अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एमोनिया का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 4, लेकिन यहाँ पर एमोनिया का कोएफिशिएंट है 2, मतलब मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिवर्स इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा 4 टाइम्स NH3 गिव्स 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ट्वाइस N2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 टाइम्स H2, तो इसका डेल्टा H हो जाएगा, रिवर्स किया है तो प्लस P, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2P प्लस 2P। सेकंड इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, H2 मुझे नहीं चाहिए, अच्छा हमें वाटर चाहिए प्रोडक्ट साइड में, और वाटर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 6, लेकिन यहाँ पर वाटर का कोएफिशिएंट कितना है, वाटर का कोएफिशिएंट है 2, तो इसका मतलब मुझे सेकंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 3, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 टाइम्स H2 प्लस 3/2O2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गिव्स 6 टाइम्स H2, तो मेरे वाटर का भी काम हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका डेल्टा H होगा -3Q, क्योंकि हमने इक्वेशन को कोई रिवर्स नहीं किया है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मुझे NO भी प्रोडक्ट साइड में ही चाहिए, लेकिन NO का कोएफिशिएंट होना चाहिए 4, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 2, तो अगेन मुझे इक्वेशन 3 को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस N2 ट्वाइस O2 गिव्स 4 टाइम्स NO, और 2 से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा -2R। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बन जाना चाहिए, कैसे, ट्वाइस N2 कैंसल, H2 क्यों कैंसिल नहीं हुआ, थ्राइस H2, H2 कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, 3 टाइम्स H2, अच्छा H2 कैंसिल नहीं हो रहा था क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया, 2 से मल्टीप्लाई करना था 6, 3H2 क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा O2 भी नहीं कट रहा, ओहो ओहो हो, सॉरी मैंने यहाँ पर इक्वेशन ही गलत लिखा है, ओहो हो, यहाँ पर ट्वाइस H2 नहीं होगा, यहाँ पर H2O होगा, तो आपको सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओह मैंने बैलेंसिंग गलत किया ऊपर, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ
तो देखो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3O2 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2। तो यहां पर हो जाएगा -6Q। अब ऐड कर दो, अब आपका हो जाएगा। तो अब आपका H2 जो है वो कट जाएगा। अब ठीक, वो मैंने ऊपर बैलेंसिंग गलत लिख दिया था। तो अब आपका इक्वेशन हो जाएगा 4 टाइम्स NH3 plus 3 plus 2, 5 times O2 gives 4 times NO plus 6 times water। तो इसका डेल्टा H हमारा हो जाएगा, P पॉजिटिव है तो +2P, Q नेगेटिव है तो -6Q, R भी नेगेटिव है तो -2R। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा H। इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज करके हम गिवन इक्वेशन से एक अननोन इक्वेशन का डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE में आ चुका है। आजकल तो AIEEE नहीं होता है, लेकिन जब होता था उसमें आ चुका है। अच्छा ठीक है, तो हमारा मोस्टली ये खत्म हो गया है। तो बस हमारा एक बचा है बॉर्न हेबर साइकिल। तो मंडे को हमारा थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप बंद हो गया क्या फिर से? ओके।